हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फसल। अक्सर हम स्टूडेंट्स को, हम सभी को पता है कि फसल आती कहाँ से, उसका उत्पादन कैसी होती है, इसकी विधियां क्या क्या है और इस फसल को उगाने के लिए कौन कौन से उपकरणों की जरूरत होती है, वो सब हमको पता है। तो हम इसको एक सिस्टम से पढ़ते हैं। फसल के लिए हम इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि फसल के लिए फसल का उत्पादन देखेंगे। सबसे पहले उत्पादन उत्पादन देखेंगे और उत्पादन के बाद हम बात करेंगे उसका प्रबंध की। प्रबंध प्रबंध और प्रबंध के बाद ही हम बात करेंगे विधियां, कौन कौन से विधियों की जरूरत होती है विधियां, और अंतिम में हम बात करेंगे उपकरण, कौन कौन से उपकरणों की जरूरत होती है। तो फसल का एक्चुअल में अगर परिभाषा बोले तो एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है फसल। तो फसल के लिए हम बोलेंगे कि फसल क्या है, तो फसल है एक ही किस्म के पौधे किसी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, इसी को ही बोला जाता है फसल। तो फसल में हमको इसकी जो विधियां है अगर वो पढ़े, मैंने बोला फसल के बारे में कि फसल क्या है, तो एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसी को ही बोला जाता है फसल। और फसल के लिए जो विधियां होती है, किस प्रक्रिया से फसल जो है उगती है, तो वो विधियां हम पढ़ेंगे इसमें। विधियां, तो फसल विधियां, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं पद्धति। विधियां या तो बोल सकते हैं पद्धति। फसल के लिए क्या क्या पद्धति होती है, क्या क्या विधियां होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला होता है मिट्टी तैयार करना, और मिट्टी तैयार करने के बाद ही हम पढ़ते हैं बुआई। देखिए, मिट्टी जो तैयार करते हैं, हम हल का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो इसका हेल्प से मिट्टी को तैयार करते हैं, उलट पुलट करते हैं मिट्टी को, जिससे कि पौधा को मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है और फसल जो है अच्छी होती है। इसलिए मिट्टी तैयार की है। फिर बुआई में हम लोग बीज बोते हैं, और बुआई के बाद ही हम देते हैं, जब थोड़ी सी पौधा जब उग जाती है, बुआई के बाद हम देते हैं खाद एवं उर्वरक हम लोग देते हैं। और खाद उर्वरक जब मिल जाती है, फिर हम करते हैं सिंचाई और सिंचाई के बाद ही हम सुरक्षा करते हैं खरपतवार से सुरक्षा। अब जब खरपतवार से सुरक्षा कर देते हैं, फिर क्या होता है, पौधा बड़ा हो जाता है, और ये बड़ा हो जाने के बाद हम उसका करते हैं कटाई। ये करीब पौधा जब फसल उगाते हैं उसके 3-4 महीना के बाद ही जो है कटाई करने के लायक हो जाती है। और कटाई के अंत में हम लोग करते हैं भंडारण। तो हम लोग क्या देखें, फसल का जो उगाने का जो विधियां है, पद्धति है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, और अंत में हम लोग करते हैं भंडारण। तो ये हो गया विधियां इस प्रकार से। अब इसी फसल की अगर हम टाइप्स की बात करें, ये जो फसल है, इस फसल को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। इस फसल को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे मौसम के अनुसार। तो सबसे पहले हम बोलेंगे मौसम के अनुसार फसल देखेंगे, और एक देखेंगे पोषक तत्वों के अनुसार। फसल को 2 भाग में डिवाइड किए, मौसम के अनुसार फसल कौन कौन से होंगे और पोषक तत्वों के अनुसार कौन कौन से फसल होंगे। तो सबसे पहले मौसम के अनुसार हम 3 बात करेंगे, 3 प्रकार की फसल देखेंगे। सबसे पहला जो फसल होगा वो फसल होगा खरीफ फसल। सबसे पहला वाला होगा खरीफ फसल। दूसरा में हम बात करेंगे रबी फसल। और तीसरा में हम पढ़ेंगे
जायद फसल, जायद फसल, ये हम बात करने वाले। खरीफ फसल की अगर टाइमिंग की बात करें तो खरीफ फसल ये जून जुलाई में लगाया जाता है, जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जून जुलाई का बात कर रहे हैं और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अब जून जुलाई है, मतलब जून जुलाई का जो मौसम होता है वो वर्षा ऋतु वाला होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु की फसल है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु की फसल है। जैसे एग्जाम्पल में खरीफ फसल में कौन कौन आएंगे, खरीफ फसल में आएंगे धान, वर्षा ऋतु में धान लगाते हैं तो धान आ जाएगा। फिर मक्का, ज्वार, मक्का, फिर हो जाएगा ज्वार होगा, बाजरा हो जाएगा। धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा। मूंगफली बोल सकते हैं, मूंगफली, मूंगफली होगा। फिर होगा सोयाबीन, सोयाबीन। फिर और एक एग्जाम्पल याद रखिएगा बहुत अच्छा, कपास। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो खरीफ फसल के, ये वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं। खरीफ फसल के बाद हम बात करेंगे रबी फसल। इसमें देखिएगा, इसमें वर्षा ऋतु का है, हालांकि वर्षा जो है जून जुलाई में देखने को मिलती है। जैसे ही वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाएगी आपका खरीफ फसल स्टार्ट हो जाएगी। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए जून और ये अक्टूबर याद रखिएगा। लगभग जून से स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर से जो है काटना स्टार्ट करते हैं। जून जुलाई में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। तो रबी फसल का जो टाइमिंग हो जाएगा, रबी फसल देखिए यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में काट रहे हैं तो उसके जस्ट ही शुरू हो जाएगा रबी फसल। तो इसका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और ये चला जाता है मार्च अप्रैल तक इसका टाइमिंग। और ये जो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल का टाइमिंग है ये है शीत ऋतु का, हम बोल सकते हैं। तो रबी फसल का जो टाइमिंग होता है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। इसमें याद रखिएगा, अक्टूबर में हम लोग काट के खत्म कर दिए, नवंबर में लगा देते हैं और अप्रैल तक जो है इसका टाइमिंग है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से फसल जो है वो रबी फसल के लिए है। रबी फसल बोले धान वाला, इसमें शीत ऋतु वाला है, वर्षा ज्यादा इसमें जरूरत नहीं होता। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें होगा आलू आ जाएगा, आलू हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जौ, आलू, जौ। सरसों याद रखिएगा, सरसों इसमें आ जाएगा। चना आ जाएगा, चना। मटर आ जाएगा, मटर के बाद हम लोग पढ़ते हैं गेहूं, गेहूं हम लोग धान के बाद ही लगाते हैं। तो ये है रबी फसल, रबी फसल शीत ऋतु वाले। फिर अंतिम में हम बात करेंगे जायद फसल की। तो जायद फसल का जो टाइमिंग होता है ये होता है मार्च से लेकर जून तक, मार्च से लेकर जून तक। इस बीच हम लोग लगा लेते हैं मार्च में और जून तक में हम इसको काट लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन होंगे तो याद रखिएगा, खरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया। कुछ सब्जी हम लोग लगाते हैं, सब्जी जो है हम इसमें लगा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं दलहनी फसल, दलहनी, दलहनी फसल हम इसमें देखते हैं, फसल, दलहनी फसल। तो ये हो गया मौसम के अनुसार 3 प्रकार के फसल। अब हम बात करेंगे पोषक तत्वों के अनुसार 3 प्रकार के फसल कौन होंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम 3 प्रकार देखेंगे, 3 टाइप देखेंगे पोषक तत्वों के अनुसार। सबसे पहला वाला जो फसल होगा वो होगा प्रोटीन प्रदान करने वाले, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल। इस प्रोटीन जो प्रदान करते हैं इन फसल को दलहन फसल भी बोला जाता है, दलहन फसल भी बोला जाता है, दलहन फसल भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे दाल की प्राप्ति होती है, दाल की प्राप्ति, दाल की प्राप्ति होती है प्रोटीन वाला। इसके उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे तो प्रोटीन वाला में याद रखिएगा, सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन। चना आ जाएगा, फिर आ जाएगा मटर, सोयाबीन हो गया, चना, मटर हो गया। फिर मसूर, मसूर, अरहर। तो इस प्रकार से याद रखिएगा ये जो है प्रोटीन प्रदान करने वाले हैं, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल। दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल ऐसे लिख रहे हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल होते हैं इनको अनाज या धान्य भी बोलते हैं, अनाज या फिर धान्य भी बोलते हैं इनको। इसके जो उदाहरण होंगे याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट वाला में, कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा चावल, चावल। फिर याद रखिएगा चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का, मक्का, ज्वार, बाजरा। इनसे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल हो गए। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब हो गया वसा प्रदान करने वाले फसल। अब वसा प्रदान करने वाले जो फसल होते हैं इनको बोला जाता है तेल वाले बीजों। तेल वाले बीजों से ये प्राप्त होते हैं। इनसे क्या होता है, तेल की प्राप्ति होती है। तो वसा वाले, मैंने बोला वसा वाले के उदाहरण कौन आ जाएंगे, तो वसा प्रदान करने वाले जो फसल है इसमें आ जाएंगे सरसों हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली, सरसों मूंगफली हो गया, सूर्यमुखी याद रखिएगा, सूर्यमुखी, सरसों हो गया, मूंगफली, सूर्यमुखी, तीसी याद रखिएगा, एक तीसी, तिल, ये सब जो है वसा प्रदान करने वाले फसल है ये। तो इस प्रकार से फसल को हम दो भाग में डिवाइड किए, मौसम के अनुसार और एक है पोषक तत्वों के अनुसार। मौसम के अनुसार में देख लीजिएगा खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, और पोषक तत्वों के अनुसार वाले में हम बात कर रहे हैं प्रोटीन प्रदान करने वाले, फिर दूसरा में हम कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले, और तीसरा में हम पढ़ने वाले हैं वसा प्रदान करने। इसके अलावा दो फसल और पढ़ेंगे। अन्य फसल में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अन्य फसल में, सबसे पहला हुआ चारा फसल, और दूसरा हम पढ़ते हैं रेशेदार फसल। जो चारा फसल है इसमें चारे की प्राप्ति, और रेशेदार फसल में रेशे की प्राप्ति हम बात करते हैं, रेशे की प्राप्ति के लिए और चारा की प्राप्ति के लिए चारा फसल। तो चारा फसल में जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा, चारा फसल में जई हो गया, इसके अलावा घास हम लोग पढ़ते हैं, घास, ये सब हो गया चारा फसल। और रेशेदार फसल में इसमें हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जूट और कपास, ये हम रेशेदार फसल में पढ़ते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है क्लास 8 के लिए, फसल वाले चैप्टर में ही हमको पढ़ना पड़ता है, वो है दो अंतर है, जो खाद और एक है उर्वरक। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं खाद को इंग्लिश में मैन्योर बोलते हैं, खाद मैन्योर, और दूसरा है उर्वरक को फर्टिलाइजर। ये दोनों ही क्या करते हैं, पौधे को ऊर्जा देते हैं, पौधा को बढ़ने में ये दोनों हेल्प करते हैं। आइए पहले समझते हैं इनके प्रकार में, खाद क्या है और उर्वरक क्या है, इनको बनाते कहाँ से है, कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले खाद के बारे में बात करें तो खाद जो है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, खाद शॉर्ट में लिख रहे हैं, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ, या हम बोल सकते हैं ये एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ। एग्जाम्पल में जैसे याद रखिएगा, खाद वाला में हम लोग यूज करते हैं गोबर, ये खाद है। फिर हम बोल सकते हैं मानव के जो अवशिष्ट है, मानव अवशिष्ट, ये सब खाद है। या फिर हम बोल सकते हैं पौधों के जो अपघटन, तो पौधे जब मर जाते हैं, सड़ जाते, तो उनसे जो अपघटन होते, पौधों के अवशेष के अपघटन भी एक खाद है। और उर्वरक में हम लोग पढ़ते हैं यूरिया, याद रखिएगा ये यूरिया क्या है, तो यूरिया एक उर्वरक है। क्या अंतर है खाद वाले में, और एक चीज पढ़ते हैं, दूसरा प्राकृतिक पदार्थ हो गया और इसका है अकार्बनिक पदार्थ। ये जो खाद है ये बनाते कहाँ है, तो बोलिएगा खेतों में बनाई जाती है, खेतों में बनाया जाता है, जबकि इनका निर्माण खेतों में नहीं होता है। इनकी जो उत्पादन ये फैक्ट्रियों में होती है, फैक्ट्रियों, इनकी निर्माण फैक्ट्रियों में होती है। फिर एक अंतर हम पढ़ते हैं खाद के लिए, तो खाद जो है मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है। मिट्टी का जो संरचना है, इसमें क्या लाता है, सुधार लाता है, जबकि उर्वरक में वैसा नहीं, ये बिगाड़ देता है। मिट्टी की संरचना, मिट्टी का जो संरचना है वो बिगाड़ देता है, ये बिगाड़ता है ये। चौथा में हम बात करेंगे, ये खाद जो है ये देर से, कंपैरिजन टू उर्वरक वाला में, ये देर से प्रभाव डालता है, देर से प्रभाव डालता है, जबकि उर्वरक ये इसके कंपैरिजन से ये जल्दी, ये क्या करता है, शीघ्र प्रभाव डालता है। इसके बाद और एक चीज हम बोलेंगे, इसमें मिट्टी में जो ह्यूमस है, मिट्टी में ह्यूमस ये प्रचुर मात्रा में मिलती है, याद रखिएगा मिलती है।
ह्यूमस का मतलब होता है पानी ढोने की जो क्षमता है, पानी ढोने की क्षमता। तो मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है, जबकि इसमें वैसा नहीं। इसमें मिट्टी में जो ह्यूमस है वो ह्यूमस मिलती ही नहीं, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त ही नहीं होती है उर्वरक वाला में। इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स वाला में मैंने बोला मिट्टी ह्यूमस, मिट्टी को जो ह्यूमस है इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती ही नहीं। और इसका हम बोले जो खाद है इसका हम बोल सकते हैं भंडारण, खाद का भंडारण हो सकता है परिवहन, परिवहन परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग ये क्या होता है, आसान होता है। तुलनात्मक रूप से जो उर्वरक है इसके कंपेयर से इसका भंडारण, परिवहन और इसका जो उपयोग है वो आसान होता है, आसान नहीं कठिन होता है। उल्टा लिख रहे ये कठिन होगा, कठिन। अब गोबर को जो हम लोग अब से मानव अवशिष्ट हो गया या गोबर हो गया, इनका जो भंडारण करते हैं, इनका भंडारण करना भी दिक्कत है, गांव में अक्सर देखने को मिलता है। भंडारण में दिक्कत होती है, परिवहन ले जाने में भी दिक्कत होती है, उपयोगी में कहीं ना कहीं ये कठिन होता है। लेकिन हम उर्वरक के साथ वैसा नहीं देखते हैं, हम बाजार से लाते हैं, ले आके जो है डायरेक्ट खेतों में इसका यूज करते हैं। तो इसका जो भंडारण हो गया उर्वरक का, परिवहन, उपयोग, ये कठिन नहीं होता, इसके कंपेरिजन से आसान होता है। और एक और हम पढ़ेंगे 7वां नंबर में, ये बोला आसान होता है। और इसमें जो पादप पोषक है, पादप पोषक तुलनात्मक रूप से खाद में क्या होता है, कम होता है। पादप पोषक, पादप पोषक तुलनात्मक रूप से खाद में कम होता है और इसमें क्या होता है, पादप पोषक ज्यादा होता है। इसीलिए उर्वरक जो है ये शीघ्र प्रभाव डाल देता है, जबकि ये जो खाद है ये देर से करता है, लेकिन अच्छा के लिए ही होता है। गोबर ये खाद जो है अच्छा है उर्वरक की तुलना से। तो इस प्रकार से खाद और उर्वरक का हम लोग अंतर समझ गए। ये जो हम लोग का फसल वाला है, उत्पादन, उत्पादन का स्पेलिंग गलत है, उत्पादन, 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 फसल वाला में उत्पादन हुआ, प्रबंध, विधियां, उपकरण। उपकरण में हम लोग क्या बात करते हैं, जैसे सिंचाई वाला है तो सिंचाई वाले के लिए या फिर पूरे हम लोग फसल उत्पादन वाले में हम लोग कौन कौन से औजार यूज करते हैं, तो उपकरण कौन कौन से, उपकरण में उपकरण या औजार, औजार तो कौन कौन से उपकरण या औजार लगते हैं। तो सबसे पहले फसल वाले में मैं बोल रहा हल का यूज करते हैं हम, हल हो गया, कुदाली हो गया। फिर बुआई के टाइम में हम देखते हैं बुआई के लिए, हम बुआई के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बुआई के लिए यहाँ लिख रहे हैं बुआई, बुआई मतलब क्या बोले थे, बीज लगाना। अब बुआई वाला में हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो ट्रैक्टर द्वारा बुआई में क्या करते हैं, सीड ड्रिल, याद रखिएगा सीड ड्रिल, ये ट्रैक्टर द्वारा होता है। जब बीज लगाते हैं तो लगाने से पहले हम बीज का क्या करते हैं, चयन करते हैं। जो बीज हम लोग पानी में डालते हैं, अगर जो भारी होता है वो अच्छा है और जो ऊपर तैरता है उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। फिर सिंचाई वाले में खाद उर्वरक दे दिए, सिंचाई वाले में, सिंचाई वाले में हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई, तो सिंचाई के लिए हम कहाँ का पानी यूज करते हैं, कुआं हो गया, नल का बहुत कम करते हैं, कुआं हो गया, नहर, झील, नदी, तो इन सब का जो पानी हम लोग यूज करते हैं सिंचाई के लिए। अब सिंचाई के लिए ये यूज करते हैं, इसके लिए हम कुछ तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हम लोग पढ़ते हैं, आप बुक में देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको नजर आएगा मोट, मोट के बाद चेन पंप, चेन पंप, मोट हम लोग देखेंगे, चेन पंप देखेंगे, ढेकली, ढेकली और एक है रहट, रहट, तो इनका यूज हम करते हैं सिंचाई के लिए। और इसी का अगर आधुनिक वाला हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक है छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, तंत्र स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम ये हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी में और एक चीज मैंने बोलना पड़ेगी, ये जो सिंचाई है, सिंचाई और सिंचाई के बाद जो खरपतवार हम लोग देखे, खरपतवार से जो सुरक्षा करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा को ही बोला जाता है निराई, निराई। जो हम लोग फसल लगाते हैं, फसल लगाने के दौरान जो हानिकारक बोल सकते हैं, अनवांटेड बोल सकते हैं, अवांछित रूप से जो पौधे आ जाते हैं, घास, उन सबको खरपतवार बोलते हैं और उससे उनको हटाना ही बोला जाता है निराई। तो ये याद रखिएगा। हम लोग उपकरण में बात कर लिए थे। इसके बाद कटाई के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, कटाई के लिए, कटाई, धान की जो कटाई हो, हम लोग खरपतवार से सुरक्षा हो गया, अब कटाई करते हैं। तो कटाई के लिए जो हम यूज करते हैं औजार, तो कटाई के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग गांव वाले यूज करते हैं दरांती, दरांती के बाद एक मशीन है याद रखिएगा हार्वेस्टर, हार्वेस्टर का यूज करते हैं हम लोग कटाई के लिए।
हार्वेस्टर एक मशीन है। अब बुक से उसका फिगर देख लीजिएगा, चित्र देख लीजिएगा, तो ये होता है हार्वेस्टर एक मशीन। और बीज, याद रखिएगा, बीज और भूसा को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है थ्रेसिंग। बीज और भूसा को अलग करने का प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेसिंग। और इसके लिए एक मशीन हम लोग यूज करते हैं, एक है कंबाइन, ये यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक, जो हरित क्रांति है कृषि से रिलेटेड, हरित क्रांति बोल रहे हैं, हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन हो गए हरित क्रांति के जनक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि जब फसल वाले पढ़ रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज किया जाने वाला एक जीव कौन है? वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज किया जाने वाला एक जीव है केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज किया जाने वाला एक जीव है केंचुआ। और जब हम लोग भंडारण करते हैं तो बीजों का भंडारण जब करते हैं तो बीजों का भंडारण हम लोग करते हैं एक जगह में, हम बोल सकते हैं साइलो। याद रखिए, बीजों का जो भंडारण करते हैं वो है साइलो। तो बीजों का भंडारण हम लोग साइलो में। वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज किया जाने वाला जीव हो गया केंचुआ। हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। तो फसल वाले चैप्टर में बस इतना ही पढ़ते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।